बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज हम जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का बलूचिस्तान का दौरा, चमन का उन्होंने दौरा किया और वहाँ पे ख़िताब किया है और दो अहम बातें उन्होंने की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि अब मुल्क जो है वो मुश्किल वक्त से निकल रहा है, ये खुशखबरी दी है उन्होंने कौम को। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने ख़िताब करते हुए ये भी कहा कि जब हमारी अगली हुकूमत आएगी तो मुल्क इंतहाई तेज़ी से तरक्की करेगा। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म के आज के ख़िताब जो है वो पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से जो ख़बरें दे रहा है वो कितने तक मुताबिकत रखते हैं। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने PDM का आज जिक्र किया है। गुज़िश्ता कई दिनों से ये तज़किरा चल रहा है। उन्होंने कहा कि वो PDM में एक तो वापस नहीं जा रहे क्योंकि उनके जो अहदेदारान थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और PDM को हमने कोई गपशप के लिए कोई क्लब नहीं बनाया था, बल्कि हम किसी मकसद के तहत वहाँ पर गए थे, लेकिन अब हम वहाँ पर शमूलियत नहीं कर रहे। इस हवाले से पहले पाकिस्तान तहरीक नून के अंदर भी एक तकसीम का मामला जो वो चल रहा है, इस मामले को लेकर ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि डेरा गाजी खान के इलाके में लादी गैंग के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का आज आखिरी रोज़ है और जो डेडलाइन दी गई थी और अभी तक कोई बड़ी गिरफ्तारी जो है वो सामने नहीं आ पाई, लेकिन इस वक्त फोर्सेस जो हैं वो अपना रोल इंतहाई तनदही से अदा कर रही हैं, तो उसका भी जिक्र करेंगे। जातरीन साहब, सबसे पहले तो आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने चमन का दौरा किया। बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने बहुत सी बातें की, वो आपके सामने मैं रखूँगा और उस हवाले से पूछूँगा, लेकिन एक जनरल बात जो उन्होंने की है, एक तो ये कह रहे हैं कि मुल्क, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बात की कि मुल्क जो है वो मुश्किल हालात से निकल रहा है, ये खुशखबरी है कौम के लिए। उन्होंने ये लफ्ज़ खुशखबरी इस्तेमाल किया। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जब हमारी अगली हुकूमत आएगी तो फिर मुल्क मज़ीद तेज़ी से तरक्की करेगा। तो सर, क्या हम इसको ऐलान समझें, इसको पेशगोई समझें, इससे क्या मुराद लिया जाए कि एक वज़ीर आज़म ये अनाउंस कर रहा है? मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो बात कही है, ये हर हुकूमत के जो लोग होते हैं वो ये बात करते हैं। और दूसरी, आपको याद होगा मैंने 1-2 रोज़ पहले प्रोग्राम में ये कहा था कि 150 नई अदालतें बन रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी उसमें है, और उन अदालतों के तहत बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो केस चल रहे हैं और इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि ये टॉप लीडरशिप जो आपको नज़र आ रही है अदालतों से बाहर, शायद इन सब को सज़ाएँ हो जाएँ और ये फारग हो जाए। एक ये भी है सूरत हाल। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो बात कही है, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नहीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था मेरी कुर्सी बहुत मजबूत है, ठीक है। और फिर एक मैं आपको बड़ा तारीख़ी वाक़या बताता हूँ कि मैं एक न्यूज़पेपर में था और उस न्यूज़पेपर में 13 अगस्त को इंटरव्यू किया गया था जनरल ज़ियाउल हक़ का। तो उस एडिटर के, उस अखबार के जो चीफ़ एडिटर थे, बहुत दबंग अखबार नवीस से, वो खामोश बैठे हुए थे। तो जनरल साहब ने उनसे पूछा कि आज आपने कोई सवाल नहीं किया। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि आप कौम की जान कब छोड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अगले 10 इलेक्शन गैर जमाती कराऊँगा। ये 14 अगस्त 1988 को उस न्यूज़पेपर में उनका इंटरव्यू छपा हुआ है, लेकिन 17 अगस्त को सिर्फ 4 दिन बाद जो है वो इस दुनिया में नहीं थे। एक आदमी सोच रहा होता है, एक मौला फ़ैसले कर रहा होता है, मौला कायनात जो है वो लोगों के बारे में फ़ैसला कर रहा है। हर हुकूमत की ये ख्वाहिश होती है, हर हुक्मरानों की ये ख्वाहिश होती है कि हम जो है अगला जो है दौर जो है वो हमारे पास हो। आपको याद होगा मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में, एक आपको याद होगा कि अमीर अल मोमिनीन बनने के लिए उन्होंने एक 13वीं तरमीम आइन में डालने की कोशिश की थी और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि फिर 12 अक्टूबर हो गया था। और वो यहाँ नहीं थे बल्कि विजिट पे थे जी, तो पंजाब के किसी इलाके में। जी, तो फिर जब 12 अक्टूबर हो गया तो वो उसमें फिर 10 साल ना इलेक्शन थे, ना कुछ पार्लिमानी जमहूरियत थी, ना कोई नारे थे और ना कोई मामलात थे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभी तक जो बात की है, आज से बाद अगले 2 साल में इनकी कोई परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक इनकी जो परफॉर्मेंस है उसके नतीजे में जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, चाहे डस्के का इलेक्शन आप देख लें, नौशहरे का देख लें, नौशहरा में इनकी हुकूमत थी, नौशहरा में आप देख लें, कराची में आप देख लें, और 1-2 इलेक्शंस जो हुए हैं वो सारे के सारे ये हारे हैं। और कराची में ये जो जीता हुआ इलेक्शन था इनका, वो फैसल वाडा वाली सीट पर, उस पर ये इस दफ़ा 4थे नंबर पर आए हैं, ठीक है। तो ये है इलेक्शन की ज़मीनी सूरत हाल। अब अगर कोई ऐसा जादू चल जाए कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसे इनकलाबी इक़दामात कर जाएं, जो मुआशी हालत बहुत बेहतर हो जाए, लोगों को बहुत रिलीफ मिल जाए, बिजली सस्ती हो जाए, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाएं, हस्पताल में अदवायात फ्री हो जाएं, लोगों के इलाज मुआलजे की सहूलियत बहुत बढ़ जाएँ, लोगों के लिए रोज़गार जो हैं वो उसके मौक़े बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएँ, मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो है वो बहुत बेहतर हो जाए और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाए
तो फिर उसके बाद इस बात का इम्कान हो सकता है। खरीद वाला भी जिक्र करेंगे आज के प्रोग्राम में सज्जाद तरीन साहब, लेकिन आज जैसे आप जिक्र कर रहे थे, सॉरी टू कट यू, बलूचिस्तान का चूंकि वो दौरा कर रहे थे और आपके यकीनी तौर पर ये इल्म है कि जब भी किसी आला क़यादत ने बलूचिस्तान का दौरा किया है तो वहाँ उनकी महरूमियों का जिक्र भी किया है और उनसे वादे वईद भी किए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी कैंपेन के दौरान भी कहते रहे, अब फिर उन्होंने दौरा किया और उन्होंने कहा माजी की हुकूमतों ने बलूचिस्तान को कुछ नहीं दिया, हम बलूचिस्तान के मसाइल को हल करेंगे, बलूचिस्तान की सूरत हाल को बेहतर करेंगे। आपने यकीनी तौर पर वो खिताब सुना है। तो ये बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म का दौरा और बलूचिस्तान के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उस हवाले से आप क्या समझते हैं, कितनी हद तक वो बेहतर हो पाएंगे और उसमें जो वादे उन्होंने किए अभी तक तो पूरे वहाँ भी नहीं हुए? मैं आपको अर्ज़ करूँ नकी साहब, बात यह है कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा महरूमी हैं। मैं चंद माह पहले वहाँ गया हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान महरूमियों का शिकार है। वहाँ एजुकेशन के मौक़े उस तरह नहीं हैं जिस तरह लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में हैं। वहाँ जो सेहत का निज़ाम है वो इस तरह नहीं है, सफाई का निज़ाम इस तरह नहीं है, और गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे बच्चों को मैंने वहाँ, वैसे तो पूरे मुल्क में ये सूरत हाल है, लेकिन बलूचिस्तान में मैंने देखा उनको मजदूरियाँ करते हुए, और छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा जैसे यहाँ हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो कूड़ा क्रिकेट के जो ड्रम हैं उनसे एशिया निकाल रहे होते हैं, प्लास्टिक की बोतलें, वहाँ मैंने ये देखा। और प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि जो हमने बलूचिस्तान के लिए किसी ने नहीं किया। क्या हकूक़ आगाज़ बलूचिस्तान जो थे वो पीपल्स पार्टी दिया गया था जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया था। क्या बलोचों से माफ़ी पीपल्स पार्टी ने नहीं मांगी थी? हालांकि पीपल्स पार्टी ने तो बलोचों को कुछ नहीं कहा ना। बलोचों के साथ जो कुछ हुआ एक तारीख़ का हिस्सा है, इससे कभी बात करेंगे। तो वहाँ महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, वहाँ हेल्थ की सूरत हाल अच्छी नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं हैं उनके और बलूचिस्तान हमारा एक ऐसा सूबा है जिसके पास बहुत वसाइल हैं जी, ठीक है, वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मसाइल उससे ज़्यादा हैं और उनको मसाइल को हल करने के लिए कभी भी कोशिश नहीं हुई। फिर वहाँ बदकिस्मती ये है, वहाँ बलोच सरदार हैं, सरदारों का अपना मिजाज है, ठीक है, वो अपनी वो बात करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अताउल्लाह मैंगल साहब के साहबजादे हैं सरदार अख्तर ख़ान मैंगल, अख्तर जान मैंगल अब मसाइल की बात करते हैं। अब वो कहते हैं कि मसाइल को हल किया जाए, हमारे ये मसाइल हैं, हमारे ये प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर अगर बलूचिस्तान की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाना चाहिए, बल्कि कैबिनेट मीटिंग्स भी वहाँ होनी चाहिए, ताकि एक तो बलोचों को ये पता चले कि जनाब वफाक हमारे साथ खड़ा हुआ है, दूसरा उनको ये पता चले कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उनके मसाइल को हल करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। ठीक है, अगर जी इसी हवाले से ये सवाल है कि ज़ाहिर है बलूचिस्तान का एक मामला तो ज़ाहिर है दुनिया भर की नज़रें, हमारा दुश्मन मुल्क भी वहाँ पर आए रोज़ इंतशार फैलाने की कोशिश करता है और वो केसेस तारीख़ का हिस्सा हमारे सामने है। एक तो वो मामला है, सिक्योरिटी के मामलात हैं वहाँ पर, और दूसरा आपके इल्म में है बिल्कुल माजी करीब का वाक़या है क्वेटा का वाक़या, हज़ारा बरादरी के जो इश्यूज़ हैं उसमें जो वज़ीर आज़म का रवैया रहा। अच्छा, एक जानिब तो हज़ारा बरादरी की वो शिकायत थी कि वो नहीं जा सके, नहीं गए, वो पीएम को बुलाते रहे, लाशें रख कर बैठे रहे, एक तो वो मामला है, मेरे ख्याल में वो एंगर अभी तक मौजूद है। दूसरा अख्तर जान मैंगल साहब का आपने जिक्र किया, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बलूचिस्तान के खासी अवाम को, वहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने इस हुकूमत के वो इत्तेहादी थे वो छोड़ कर चले गए हैं। तो वहाँ पर PTI का या वज़ीर आज़म का पॉपुलरिटी के हवाले से सियासी तौर पर आप क्या समझते हैं, क्या उसको ये कवर अप कर पाएंगे इस तरह के ऐलानात या बातें? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि PTI वहाँ ऐसा सच नहीं है, वो चंद लोग हैं PTI में शामिल हैं और बाप पार्टी वाले हैं, और बाप भी तो किसी का बेटा है ना, सही, बाप भी तो किसी का बेटा है। तो बाप पार्टी वहाँ बनी हुई है, वो PTI के साथ मिली हुई है और वो चल रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है। वहाँ लोगों को एजुकेशन के मैदान में मौक़े मिलने चाहिए, उसके अलावा जो है नए स्कूल होने चाहिए, नए कॉलेज होने चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, हेल्थ का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, जो चाहे पंजाब के वडेरे हों, चौधरी हों, चाहे बलूचिस्तान के वडेरे हों, चाहे सिंध के वडेरे हों, बलूचिस्तान के सरदार हों, KP के बड़े हों,
ये सारे अपने इलाज कराने के लिए बैरून मुल्क चले जाते हैं। इनके बच्चों के इलाज भी बैरून मुल्क होते हैं, इनके बच्चे पढ़ते भी बाहर हैं। जो वहाँ का आम गरीब मेहनत कश है, जो आम गरीब आदमी है, जो आम मज़दूर है, वो उसके लिए बेचारे के लिए ज़िंदगी आसान होनी चाहिए। न कि सब किसी कभी प्रोग्राम बनाएं, आप मेरे साथ बलूचिस्तान चलें, मैं आपको वहाँ लेके चलूँगा। आप यकीन करें कोयटा में देखें, आप तुरबत को देखें, आप ज़ोब को देखें, खुशदार को देखें, आप बारखान को देखें, आप दाऊदाबाद को देखें, आप रखनी को देखें, और वहाँ जो लोगों के पाँव में जूते देखेंगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वहाँ के लोगों के पाँव पर जो मट्टी चढ़ी हुई होगी वो आप देखें, उनके चेहरों को, जो चेहरे पे उदासियाँ जो हैं, उनके चेहरे पे जो परेशानियाँ हैं वो आप देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, इस कदर मुश्किलात का शिकार हैं कि जो अल्फाज में मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत गुर्बत है वहाँ। और आप गुर्बत का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ की परेशानी का जिक्र कर रहे हैं, तालीम और सेहत के मामलात का आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे सूरत हाल नहीं सही हो पाई क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर आज तक जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, आज वज़ीर आज़म तो ये कह रहे हैं कि जनाब पंजाब और KPK, ये दो सूबे, KPK में खुद उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी PTI की हुकूमत है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये दोनों सूबे मुझसे शिकायत करते हैं कि आपने हमसे ज़्यादा बलूचिस्तान को पैसा दे दिया है, तो वो कहाँ जा रहा है? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये जो कहा जाता है ना कि हमने बलूचिस्तान को बहुत दिया, आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान के नाम पर भी बहुत पैसा दिया गया। मैंने कल आपको एक बात की थी ना कि ये जो फिगर बताए जाते हैं जी कि IMF ये कर रही है, मूडीज़ ये कह रहा है, फलाना ये कह रहा है, उस फिगर का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि गरीब आदमी को ये नहीं एहसास होता कि यार हाँ मुझे चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। पैसा जितना मर्जी भेजा जाए वहाँ करप्शन की नज़र हो जाता है। आपको याद होगा ना वो मुश्ताक साहब जो पकड़े गए थे, रईस, उनके आपको देखा था घर में भी और गाड़ियों में भी, और उनके बाथरूमों को जो टैंकियाँ थी उनमें भी नोट भरे हुए थे। तो ये सारा सिलसिला हो जाता है वहाँ पर। इसको कैसे रोका जाना है? फिर वहाँ हॉस्पिटल्स कैसे बनाने हैं? क्या शौकत खानम हॉस्पिटल का मेयार का वहाँ कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं बन सकता? क्या नमल यूनिवर्सिटी या बाकी यूनिवर्सिटी जो प्राइम मिनिस्टर जिनकी तारीफ़ें करते हैं उस तरह की यूनिवर्सिटी वहाँ और नहीं बन सकती? क्या वहाँ लोगों को अच्छा माहौल नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है। यूनिवर्सिटियाँ बन सकती हैं, हॉस्पिटल बन सकते हैं। वह देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि सेहत के वहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का वहाँ शिकार हैं। एक वो कबायली इलाका है, कबायली समाज है। कबायली जो समाज होता है उसमें वैसे मतलब रहन सहन में और बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से। तो वो उनको वहाँ लेडी डॉक्टर्स नहीं हैं, वो उनकी ख़वातीन जो हैं, बलूचिस्तान के बेशुमार इलाके ऐसे हैं कि जहाँ ख़वातीन लेडी डॉक्टर्स नहीं हैं, और मर्द डॉक्टरों के पास जो है वो अपनी औरतों को ले के नहीं जाते, उनकी औरतें घर में फौत हो जाती हैं। बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बलूचिस्तान के लोगों को एजुकेशन के मौके ज़्यादा देने चाहिए, हेल्थ ठीक करना चाहिए। वहाँ से हेल्थ का जो सिस्टम है बिल्कुल बैठा हुआ है, चीज़ बिल्कुल सही है। बहुत ये जितने बड़े चीफ मिनिस्टर वहाँ पर आए जो हैं, चीफ मिनिस्टर जाम कमाल साहब जो हैं, वो कभी नहीं इलाज कराने वहाँ गए होंगे किसी हॉस्पिटल में। वहाँ पुलिस का निज़ाम देखें। आपको याद होगा कि एक वहाँ पर MPA ने गाड़ी के नीचे एक आदमी को दे दिया था जिसकी वीडियो मौजूद थी। कुछ नहीं हुआ, वो ज़मानत होगी, बरी हो गया, केस ख़त्म हो गया, प्रेशर डाल गया। तो बात यह है कि ये कानून के बातें करने से नहीं बल्कि अमली इक़दाम करने पड़ेंगे। बलूचिस्तान में वहाँ जाना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा, लोगों के मसाइल देखने पड़ेंगे और उनको हल करना पड़ेगा, उनकी निगरानी करनी पड़ेगी। ये जो पैसे लोगों के नाम पर वहाँ दिए जाते हैं ये करप्शन की नज़र ना हो। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम जिक्र कर रहे हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल का, और आज वज़ीर आज़म ने जो वहाँ पे गुफ्तगू की है और वहाँ पे ख़िताब किया है, और उन्होंने जिस नौयत की वहाँ पे बातें की हैं, एक मरतबा फिर वादे हुए हैं। बलूचिस्तान की आवाम का एतमाद का लेवल जो है वो उस तरह से हमारी वफाकी हुकूमतों के पहले जो वादे होते रहे उस बुनियाद पर नहीं बढ़ा पाए हम, और लोगों को इस वक्त प्रैक्टिकल इक़दामात की ज़रूरत है। इस पर हम जिक्र कर रहे थे। ज़ियातरीन साहब, अब ज़ाहिर है बलूचिस्तान के आपने जैसे कहा कि अमली इक़दाम की ज़रूरत है, जब तक अमली इक़दाम नहीं होगा तब तक लोग शायद एतमाद नहीं कर पाएंगे।
बार बार दौरे करने से और बार बार वहाँ विजिट करने से आप ये समझते हैं कि इस तरह का एतमाद लोगों का बहाल हो सकता है? देखें, बार बार दौरे करने से, और जैसे मैंने कहा कि काबीना के इजलास वहाँ होने चाहिए, इससे ये होगा कि वहाँ की आवाम को पता चलेगा कि वफाक हमारे साथ है, हमारे दुख में, हमारे दर्द में वो शामिल है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो हमारे लिए दर्द रखते हैं, दुख रखते हैं, और वो हमारे को अमली इक़दाम करने की ज़रूरत। इस पे मेरे ख्याल में वहाँ पे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल हई बलोच साहब। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आज वज़ीर आज़म ने दौरा किया बलूचिस्तान का और बलूचिस्तान के मसाइल का उन्होंने जिक्र किया है, और साथ साथ ये भी कहा है कि वो माजी की हुकूमतों से बढ़कर बलूचिस्तान के मसाइल को हल कर रहे हैं। आपका क्या रिस्पॉन्स है इस पर? मैं समझता हूँ इसमें जरा भर की सदाकत नहीं है, ये सारा गलत बयानी है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि ये एक सियासी मसला है बलूचिस्तान का, आप उसको ताकत के जरिए हल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? लापता अफराद का मसला अभी तक हल तलब है। डेवलपमेंट का जो ये नाम लेते सारा गलत बयानी है। क्या अर्ज, हमारे यहाँ एक ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ हमारा इलाज मुआवजा हो सके। हमारे पास एक ऐसा तालीमी इदारा नहीं है कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी का मुकाबला कर सके या इस्लामाबाद जो है कैडर यूनिवर्सिटी का मुकाबला कर सके। हमारे तालीमी इदारे बर्बाद है, हमारी सड़कें बर्बाद है। 1 किलोमीटर हमारे पास जो है ड्यूल रोड नहीं है। हाँ, आप हैरान है, आए दिन हमारे पास हादसा होते रहते हैं। आप कोयटा से खुलदार कराची कई हादसा जो है, सैकड़ों लोग जो है वो लुकमा जल बने इन हादसों की वजह से। 1 किलोमीटर हमारे पास डबल रोड नहीं है। मैं हैरान हूँ, पानी का मसला है हमारा ये कि अब कोयटा शहर जो है वो भी पानी के लिए तरसेगा। मैं हैरान है, तरक्की किस चीज की तरक्की है? डॉक्टर साहब 14 मिलियन एकड़ फुट बलूचिस्तान का जाया चल जाता है। डॉक्टर साहब सैलाब की नजर हो जाता है। डॉक्टर साहब रुकें। डॉक्टर साहब, ये जो गवादर की सरगर्मियां है, गवादर में इतनी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं, क्या इसका बलूचिस्तान की तरक्की पर असर नहीं पड़ेगा? भाई मैं अर्ज कर रहा हूँ, गवादर पे तो कब्जागिरी हो रही है। आप यहाँ DHA, बैरिया टाउन, फलाना, ये अपना कोयटा, हर जगह लोग इसको बड़े बड़े यानी वो नाराज है कि भाई ये तो हमारे साथ बुरा सलूक हो रहा है, कब्जागिरी हो रहा है। फकत वादे ही सामने आ रहे हैं। देखे मैं आपको अर्ज करूँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल हई बलोच साहब अपना रिस्पांस दे रहे थे। बलूचिस्तान के अवाम क्या सोचते हैं उस हवाले से उनका ये ख्याल था। सयातरीन साहब, ये रिस्पांस है वहाँ के लोगों का एतमाद का जो हम जिक्र कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की लीडरशिप जो है ना वो यकीनन अपने आप देखें, डॉक्टर हई बलोच साहब बहुत सीनियर आदमी हैं, ठीक है। मैं तो जब स्टूडेंट था मैं उस ज़माने से डॉक्टर हई बलोच साहब को देख रहा हूँ। मीर गौस पैसेंजर साहब मरहूम थे, यूसुफ मस्ती खान और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उस वक्त भी मसाइल का यही रोना रोते थे कि बहुत मसाइल हैं, जिसका मैंने जिक्र किया। सियासी मसाइल का भी उन्होंने जिक्र किया, वहाँ पे समाजी मसाइल का भी उन्होंने जिक्र किया। थोड़ी सी इस सियासत पे आए। वैसे तो बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं तो तमाम सियासी जमातों का जो है वो रवैया एक सा रहा है, लेकिन अब खुद हम जब अपोजिशन की बात करते हैं, आपको पता है आज वज़ीर आज़म ने भी कहा कि अपोजिशन चाहती है, मुखालफीन चाहते हैं हुकूमत फेल हो जाए, हम तो कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अपोजिशन की जो इस वक्त सियासत पे थोड़ी सा हम जिक्र करें तो सयातरीन साहब, आपके इल्म में है कि PDM का मामले को लेकर उससे ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकले थे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो वापस आ जाएं, मरियम साहबा और शाद खान अब्बासी साहब ने उसको रजिस्ट किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इससे पहले, वैसे उनकी दीगर क़यादत ने भी, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये बात की कि PDM को हमने गपशप क्लब नहीं बनाया था, हमने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया, हम वापस नहीं आ रहे। तो कौन कह रहा है कि हम वहाँ पर माफ़ी मांगें, वापस आएँ, और इस तरह की बातें हो रही हैं? ये जो बात आपने की इस पर तो मैं आता हूँ कि PDM पर, लेकिन आपने अंदर की वो बात नहीं की कि आज बिलावल साहब जो हैं एक ज़ोराने पे गए हुए थे जो शहरी रहमान की जानिब से दिया गया था, जिसमें पीपल्स पार्टी के सारे जो हैं वो सेनेट के लोग मौजूद थे। वो इसलिए गए हुए थे कि सेनेट में पीपल्स पार्टी के लोग आपस में लड़ पड़े हैं जी, ठीक है। और एक खातून जो है उसके साथ ये मुख्तलिफ जो कमेटियाँ बनती हैं ना कि स्टैंडिंग कमेटियाँ, कि मुझे कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए, मुझे ये किया जाए, वो मामला इतने ख़राब हो चुके थे कि उनमें बहुत ज़्यादा शदीद इख्तलाफात हो चुके थे। और एक दो लोगों ने तो ये भी कहा कि जनाब अगर ये खातून का असर आप नहीं रोकेंगे तो फिर हम जो है वो चले जाएंगे, सीट छोड़ देंगे। तो जो PDM है ना, मैं समझता हूँ PDM में ANP
और पीपल्स पार्टी वापस नहीं जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ANP की बहुत लंबी स्ट्रगल है, इत्तेहादों में भी पॉलिटिक्स करते रहे, लेकिन जिस तरह ANP के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ सलूक किया गया है, उसके बाद में नोटिस जिस तरह उनको दिए गए, शोकास नोटिस दिए गए और उनको कोई ज़ैली तंजीम समझा गया, मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह सीनियर लीडरशिप जो ANP या पीपल्स पार्टी के पास है, या जिनको पता है पॉलिटिक्स कैसे की जाती है, वो PDM में नहीं है, मुस्लिम लीग नून में वो लोग नहीं है। मुस्लिम लीग नून के तो भी बनी है ना ज़िया उल हक के ज़माने में, ज़िया उल हक के जो लोग थे इनके पास आप समझिए सीनियर क़यादत नहीं है। जो लोग पढ़े पढ़े इनके पास सीनियर हो गए, उनको विजन नहीं है, उनको पॉलिटिक्स का पता नहीं है कि पॉलिटिक्स कैसे होती है। ठीक है, ये दोनों पार्टियां ANP और पीपल्स पार्टी, इनके पास ऐसी लीडरशिप मौजूद है जो हालात को देख के चीज़ों को समझने वाली चीज़ें और आने वाले वक्त के आने वाले मसाइल पहले बता सकते हैं। चलें, इस पे हम राय लेते हैं ANP की रहनुमा मोहतरमा समर हारून साहबा। बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, पीपल्स पार्टी और ANP का ही मामला था, PDM में वापसी के हवाले से शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी, लेकिन जाहिर है पीपल्स पार्टी ने भी मना कर दिया, ANP की भी इस पर स्टेटमेंट आई। मेरा सवाल यह है कि कहा जाता है कि सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती, इत्तेहाद बनते भी हैं और टूटते भी हैं। इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? क्या मुस्तक़बिल करीब में मुमकिन है कि फिर से अपोजिशन इत्तेहाद बन जाए, PDM में शामिल हो जाए आप? देखिए जी, हमने इस बात की काफ़ी दफ़ा वजाहत की है कि हमने PDM को जो छोड़ा था, हमने बड़ी सोच समझ के फैसला किया था, और ये जो शोकॉज नोटिस की बात थी, ये पहला मौका नहीं था जिससे हमारी दिल आज़ारी हुई। हमारी काफ़ी अरसे से मुश्किलात चल रही थी। वी वर फीलिंग स्क्वीज्ड, वी वर फीलिंग पॉलिटिकली पुश्ड टू द वॉल, लेकिन हम लोग, क्योंकि हमारी पार्टी के बड़ों का तजुर्बा है, उनको इत्तेहादों में रहने का वो है, मतलब एक्सपीरियंस है, तो हम गुजारा कर रहे थे। लेकिन फिर जब आपको एक बंदा अपने रवैये से या एक जो बाकी पार्टी अपने रवैये से ये आपको शो करना चाहे कि जी आपकी साफ कोई हैसियत नहीं रखती, तो हमने अपनी सोच समझ के हमने PDM को छोड़ा है। हमारी 100 साल पुरानी तहरीक है। हमने इस साल 2021 में अपने 100 ईयर्स एज अ पॉलिटिकल पार्टी कंप्लीट किए हैं। हमने मार्शल लॉ से टक्कर ली है, हमने अंग्रेज के दौर में से टक्कर ली है, हमने बहुत मुश्किलात देखी हैं, वॉर और टेररिज्म को ANP ने फ्रंट लाइन पे फेस किया है। आई थिंक PDM छोड़ने और तोड़ने और आने जाने से अवामी नेशनल पार्टी की सियासत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समर हारून साहिबा, ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि चौधरी निसार अली खान और बिलावल भुट्टो जरदारी के एक ही दिन में 4 सदा जाने और वहाँ मुलाकात होने, और ये रूमर्स आ रहे हैं कि कोई नया इत्तेहाद बनने जा रहा है, जरा इस बारे में बताइएगा। जी, ये बात की तो मैं तस्दीक कर सकती हूँ कि चौधरी निसार अली साहब और बिलावल भुट्टो साहब एक ही दिन आए थे, लेकिन अलग अलग टाइम पे आए थे, वो अलग अपने सेपरेट उसमें आए थे। और हमारे पख्तूनख्वा की रिवायत रही है कि पख्तूनख्वा की जब भी कोई सियासी सरगर्मी ने सर उठाया है तो हमेशा वली बाग से सर उठाया है। तो एज एंड व्हेन देयर इज एन अनाउंसमेंट आप सबको पता चल जाएगा। अभी तो सब ताजियत के उसके लिए आए थे, बेगम वली की ताजियत के लिए आए थे, और ताजियत का सिलसिला अभी भी वली बाग में जारी है। इसमें हमने सियासी कोई डिस्कशन नहीं की। हमने PDM में पीपल्स पार्टी को क्यों तरजीह दी, वो बात हम काफी दफा क्लैरिफाई कर चुके हैं कि एक हमारी उनके साथ जो 2008 से 13 की हुकूमत थी, हमारे बड़े क्लोज उनके साथ रवाबित रह चुके हैं। बहुत सारे हमने जब अलायंस में एंटर किया था, हमने उनके साथ पॉइंट्स रखे थे जो उन्होंने हमें पूरे करके दिए। वो अपनी सारी शराइत पे पूरे उतरे हैं, फॉर विच एज अ पार्टी वी एक्नॉलेज एंड वी आर ग्रेटफुल। दूसरी बात ये कि आइडियोलॉजिकली ये दोनों पार्टी क्लोज हैं, इनका नजरिया ज्यादा क्लोज है। तो अगर PDM में आपस में जब इख्तिलाफ था तो हमने ऑब्वियसली उस पार्टी की सियासत को तरजीह देनी थी जिससे हमारी सियासत ज्यादा मेल खाती। समर हारून साहबा, ये बताएं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें ANP और पीपल्स पार्टी ऐसे लग रहा है जैसे एक साइड पे खड़ी हुई हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और ANP की जो क़यादत है वो पहले कई इत्तेहादों में काम कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून को इतना इत्तेहादी की सियासत का तजर्बा नहीं है, तो उसके बावजूद उनका ये फ्लॉप हो जाना, क्या ये नाकामी नहीं है दोनों जमातों की? देखिए जी, ये हमने ये इस इत्तेहाद को हेड नहीं कर रहे थे। अगर जैसे जब PDM बनी थी उसमें बहुत सारे नुक्ते थे। उसमें एक नुक्ता ये भी था कि रोटेशनल
इसकी लीडरशिप होगी। अगर ये रोटेशनल लीडरशिप पे आता तो आई थिंक कि पीडीएम की ये हालात ना होते, और अगर अवामी नेशनल पार्टी या पीपल्स पार्टी के जो बड़े हैं वो इस इत्तेहाद को 6-8 महीनों के लिए चलाते तो भी सूरत हाल काफी डिफरेंट होती। सही। समर हारून साहबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ये बयानात दिए हैं कि माफ़ी पीडीएम को मांगनी चाहिए, हमसे उन्होंने माफ़ी का क्या मुतालबा कर दिया। इन केस अगर पीडीएम का ये रवैया आता है, वहाँ पे कोई लचक सामने आती है और वो पीपल्स पार्टी की तरफ रुजू करते हैं, तो इस पर क्या एएनपी का ये फाइनल फैसला समझा जाए कि इसके बाद दरवाज़ा बंद है, वो नहीं जाएंगे, या पीपल्स पार्टी के साथ जैसे आपकी हमआहंगी है नजरियाती तौर पर मामलात बदल भी सकते हैं? देखिए जी, पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी तो मैं नहीं करती, अपनी जमात की मैं तर्जुमानी करके आपको ये बता सकती हूँ कि हमने ये चैप्टर क्लोज कर दिया है। जिस स्टेट और हालात में पीडीएम है, हमारी वहां पे वापसी का कोई इम्कान नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया समर हारून साहब, आपने अपना कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की। अब सियासतदान साहब, ये तो वाज़ेह हो गया कि एएनपी पीडीएम में वापस नहीं जा रही, ठीक है, और पीपल्स पार्टी के जो आज की गुफ्तगू है उससे भी ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि पीडीएम में वापसी का उनका भी कोई इम्कान नहीं है, सिवाय इसके कि उधर से कोई माफ़ी की बात आ जाए। आप, मेरा सवाल पीपल्स पार्टी और एएनपी से थोड़ा सा हटकर ज़रा दूसरी साइड के हवाले से है कि जो पीडीएम में इस वक्त जमातें मौजूद हैं, क्या उनके रवैये से आपको ये लगता है कि वो मुआफ़ी की तरफ आएंगे या कोई लचक का मुजाहरा करेंगे मौजूदा सूरत हाल को देख कर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं लगता कि वो कोई सूरत हाल को नई पैदा हो, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़ाती ताल्लुकात, ज़ाती दोस्ती आसफ अली जरदारी साहब से, मैं ये समझता हूँ कि ये पीडीएम से पीपल्स पार्टी को निकाल कर ये ख़ुद पीडीएम ने अपना नुकसान किया है, मुस्लिम लीग नून और मौलाना ने अपना नुकसान किया है। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, पीपल्स पार्टी के पास जो लीडरशिप है, पीपल्स पार्टी एक बहुत पुरानी जमात है, 40-45 साल से ज़्यादा उस पार्टी को हो गया है, ठीक है, शायद इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया होगा। उसमें बहुत सारे लोग हैं और आप यकीन माने, ये जो आपको टॉप क्लास नज़र आ रही है दूसरी पार्टियों में सारे वही हैं जो पीपल्स पार्टी से ट्रेन होकर गए हुए हैं। बहुत सारे जो नून लीग के पोस्टों पर बैठे हुए हैं, अगर मैं नाम गिनाऊँ तो उसमें भी आपको माजी में वो पीपल्स पार्टी से ही गए हुए लोग नज़र आएंगे। इसी तरह पीटीआई में भी अभी जो लोग बैठे हुए हैं बहुत सारे पीपल्स पार्टी के हैं। कहने का मकसद ये कि पीपल्स पार्टी चीज़ों को समझती है, पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, पीपल्स पार्टी हालात को समझती है, पीपल्स पार्टी को ये पता है कि कहाँ तक जाना है, कौन सी रेड लाइंस हैं जिनको अबूर नहीं करना। और देखें, बात ये है कि इससे बड़ा और बड़ापन आसफ अली जरदारी साहब का क्या होगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, सिंध में सिंधी नौजवान जो थे वो पाकिस्तान ना खपे के नारे लगा रहे थे, लेकिन जरदारी साहब उस दौरान मंजर आम पर आए तो उन्होंने कहा बाबा पाकिस्तान खपे। ये इसी बड़े दिल का पूछ रहा हूं ना सर, क्या पीपल्स पार्टी का ये बड़े दिल का मुजाहरा अब भी हो सकता है? मैं ये समझता हूं कि अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ अब नहीं चलेगी, कोई नया इत्तेहाद बनेगा। मैं समझता हूं कि नया इत्तेहाद को बन सकता है जिसमें अख्तर जान मैंगल जा सकते हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी हो सकती है, एएनपी हो सकती है, और कोई पंजाब की काफ लीग उसमें मुमकिन है चली जाए। अच्छा, ठीक है जी, काफ लीग चली जाए। जो मुस्तकबिल का सिनेरियो नज़र आ रहा है उसमें हो सकता है कि जनूबी पंजाब के जहांगीर खान तरीन का भी एक ग्रुप जो है वो फ्यूचर में कोई अलाइंस बन जाए और ऐसा बन जाए, लेकिन ये अब मुमकिन नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम को ज्वाइन करे। इसका मतलब शेख रशीद साहब ठीक कह रहे हैं कि वो टाइम फिश हो गई है पीडीएम। अच्छा, शेख रशीद साहब का आप बहुत जिक्र करते हैं, बहुत पसंदीदा है उनकी गुफ्तगू, उनके अल्फाज। वज़ीर दाखिला हैं जी, वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन मैं समझता हूँ एक दफ़ा उन्होंने कराची जाके जो कहा कि हम 5 साल पूरे करेंगे, और फिर जिस तरह उन्होंने इशारे किए और जो जुमले इस्तेमाल किए, मुझे मतलब इस बात की इजाज़त ही नहीं है कि मैं इस किस्म के जुमले ऑन एयर कह सकूँ। ये बात। दूसरी बात, आज ये टें फिक्चुअल देखें, बात यह है कि इत्तेहाद बनते रहते हैं, इत्तेहाद बनते रहते हैं, इत्तेहाद टूटते रहते हैं। क्या जब शेख रशीद साहब जिन इत्तेहादों में थे और मियाँ नवाज शरीफ के साथ थे, वो उन इत्तेहादों का क्या हुआ? वो इत्तेहाद ऐसे बनते और टूटते नहीं रहे थे। तो ये इत्तेहाद जो है ये तो चलते रहते हैं, कोई ये नहीं होता कि ये कोई हरफ आखिर होती है। इसको कोई इतना आप समझते हैं संजीदा नहीं लेना। जी हाँ, ये आते जाते रहते हैं लोग। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र करेंगे डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ जो इस वक्त ऑपरेशन जारी है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और पुलिस जो है मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन कर रहे हैं और उसकी डेडलाइन का आज आखिरी रोज़ था, ताहम अब तक कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
डेरा गाजी खान में ये सूरत हाल है। गुज़िश्ता कई दिनों से हुकूमत और इंतज़ामिया जो है वो कोशिश कर रही है कि इस मामले को हल कर लिया जाए। इसी तरह सूरत हाल का जिक्र करते हैं। सयाद तरीन साहब, आपको पता है लादी गैंग पूरी कौम जानती है, रोज़ खबरनामे का खबरों का हिस्सा है ये, लेकिन आज डेडलाइन का आखिरी रोज़ है और कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसकी क्या वजह है? हालांकि रियासत तो बड़ी पावरफुल होती है। मैं आपको अर्ज़ करूँ, आज मैंने कोशिश की कि हम अपने प्रोग्राम में जो RPO डेरा गाजी खान है उनको लिया जाए। बहुत ज़्यादा मैंने उनको फ़ोन किए, लेकिन उनको फ़ोन मुसलसल बन जा रहा था। फिर उसके बाद हमारे नुमाइंदे ने, उनका जो PRO हैं मसीहुल्लाह साहब, उनको फ़ोन किया और उन्होंने बहुत क्या जवाब दिया है जी। क्या मैं कहता हूँ कुर्बान जाऊँ जी ऐसे PRO पे और ऐसे RPO साहब की कामयाबियों पे। उन्होंने कहा है जी कि हमारे जो RPO हैं डेरा गाजी खान, वो जवाब ही नहीं देना चाहते, कोई बात ही नहीं करना चाहते, कुछ कहना ही नहीं चाहते, कौम को कुछ नहीं बताना चाहते कि पुलिस नाकाम हो गई, पुलिस कुछ नहीं कर रही, रेंजर ने ही सारा कुछ करना है। तो बाबा ये फिर RPO और ये सारा प्रोटोकॉल और ये इस कौम के गरीबों के जो लाखों करोड़ों रुपए इस पुलिस पे खर्च होते हैं, वो किस काम के लिए? अगर सारा कुछ जाके वहाँ पुलिस नहीं करना है और रेंजर नहीं करना है और रेंजर ने सब कुछ हैंडल करना है, पुलिस ने नहीं करना और RPO ने आके बताना नहीं है कि वहाँ क्या वो सूरत हाल है, इतने दिन हो गए ऑपरेशन हो रहा है, कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई, इसके कौन जिम्मेदार है? सजाद तरीन साहब, पुलिस तो उस दिन खामोश हो गई थी जिस दिन रेंजर्स को तलब किया गया था कि पुलिस के तो जाहिर नहीं हाथ में आ रहा था ना। मैं किस मुंह से और क्या जवाब देंगे? आपको ये बताऊं कि पुलिस का काम है फ्रंट लाइन पे रहना। बिल्कुल सही है ना, ये है। चलें जरा सूरत हाल जानते हैं। ब्यूरो चीफ डेरा गाजी खान मोहम्मद अली मीरानी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मीरानी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जरा बताइएगा अब तक क्या सूरत हाल है? ऑपरेशन जारी है, आज डेडलाइन का आखिरी रोज है, कोई बड़ी पेशरफ्त हुई है? जी शुक्रिया नकी साहब। मैं यहाँ पर पहले थोड़ा सा इस ग्रुप, इस गैंग के बारे में थोड़ी सी तफसील में, अगर इसके हवाले से पूरी तफसील करें तो हमारे 2 प्रोग्राम होंगे, लेकिन थोड़ा सा नाजरीन को, सामीन को बताते चलें कि ये गैंग था क्या और अब इसकी सूरत हाल क्या और ये अब कहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये गैंग 2008 में वजूद में आया जब मोहम्मद लादी नामी शख्स ने इसकी बुनियाद रखी। ये जियानी कौम की एक शाख है और जियानी कौम जो सीमेंट फैक्ट्री के पहाड़ी सिलसिले में आबाद है। ये लाखों लोगों पर, नफूस पर ये कबीला आबाद है। असल मसले की जड़ सीमेंट फैक्ट्री है। सीमेंट फैक्ट्री के क़याम की बुनियादी शराइत में है कि फैक्ट्री इलाके के लोगों के तालीम का बंदोबस्त करेगी, इलाके के लोगों को नकलो हमल के लिए रास्ता का बंदोबस्त करेगी और इलाके में साफ पानी का बंदोबस्त करेगी। तो यहाँ पर और लोगों को, इलाके के लोगों को मुलाजमत और बिजली देगी। लेकिन बदकिस्मती से ये इलाका सरदारों के चुंगल में आता है। यहाँ पर सरदारी निज़ाम राइज है, तो उन्होंने वहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री के तमाम ठेके लेकर आवाम को कुछ नहीं दिया, जिससे लोग मायूस हुए और उन्होंने एक लादी गैंग बना दिया। अब तक ये लादी गैंग से पुलिस के कई मुकाबले हो चुके हैं, 5 से 6 मुकाबले हुए हैं, जिसमें सिर्फ पुलिस के 5 अफराद शहीद हुए और 12 अफराद इस वक्त तक माजूर हो चुके हैं और लादी गैंग पर कोई बड़ा यानी कि इनको पेशरफ्त ना हुई। अब जबकि ये वाक़या जो पिछले दिनों हुआ, यहाँ पर लादी गैंग का एक सरबराह था हारून, उसको रमजान नामी शख्स ने दावत दी और उसे अपने इलाके पे घर पर बुलाकर उसे कत्ल कर दिया गया, जिसका बदला लेने के लिए लादी गैंग ने रमजान नामी शख्स को अगवा किया और उसे अपने डेरे पर ले गए। वहां पर उसके हाथ, पांव, नाक, कान काट दिए। सही। मीरानी साहब, अब क्या सूरत हाल है ऑपरेशन की वहां पे? हाँ, तो उसके बाद उसी वहीं पे आ रहे हैं कि वजीर आला पंजाब का ये इलाका है, थाना कोशोबा का इलाका है। यहाँ पर वजीर आला पंजाब का साथ ही इलाका आबाई इलाका भारती है, ये इलाका उसके साथ है, क्योंकि ये तुमन खोसे हैं। यहाँ पर पंजाब पुलिस की रेट नहीं चलती। यहाँ पर BMP फोर्स यानी कि बनाई गई थी अंग्रेज दौर में, BMP फोर्स वहाँ पे रोल प्ले कर रही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली मीरानी साहब, आपने बैकग्राउंड बताया इस सारी सूरत हाल का। सतरी साहब, अभी तक कोई बड़ी पेशरफ्त बहरहाल इस पे नहीं हो सकी, उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और वो बड़ा अहम है जो मीरानी साहब ने अभी जिक्र किया है कि यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ बेरूमियाँ थी जिसके नतीजे में इस तरह के ग्रुप्स बनते हैं। वो रीजंस भी ख़त्म करना मेरे ख्याल में हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए, एक तो हम इस ऑपरेशन को फॉलो करते रहेंगे, कल भी हम मीरानी साहब को लेंगे क्योंकि ये वहाँ मौजूद हैं और ये अपडेट्स हम लेंगे। आज पूरी बात नहीं हो सकी उनके साथ टाइम की कमी की वजह से। मैं ये समझता हूँ कि पुलिस को ये पता होता है कि कहाँ जराइम पेशा लोग मौजूद हैं, कहाँ जराइम पेशा मौजूद नहीं हैं। उनके घर जला देने से तो काम नहीं चलेगा ना, उनके कोई अड्डे जला दिए, घर जला दिए गए, दूसरा कुछ कर दिया गया।
लेकिन पुलिस को ये बताना चाहिए, ये इतनी डिटेल से जो हमारे नुमाइंदे ने बताई है। पुलिस का सिर्फ डेरा गाजी खान का जिक्र कर रहे हैं, पूरे जनूबी पंजाब में क्राइम की रेशो कहाँ खड़ी है? वहाँ पे एडिशनल DIG साहब को लगाया गया, जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट बना, वहाँ पे ज़मीन में वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान इजाज़ तरीन साहब, ज़रा उनसे सूरत हाल जानते हैं। इजाज़ तरीन साहब, हमें ये आगाह कीजिएगा कि इस वक्त जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट बना और मुल्तान में एडिशनल DIG को तैनात किया गया, आप इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या कोई जराइम की शरह कम हुई है? नक्की साहब, गुजारिश ये है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट तो बन गया, लेकिन अख्तियारात नहीं है। जैसे दीगर महकमों के पास अख्तियारात नहीं है, ऐसे एडिशनल IG के पास भी अख्तियारात नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि जनूबी पंजाब में एडिशनल IG की तैनाती तो हो गई है, लेकिन पूरे जनूबी पंजाब में क्राइम की शरह में इजाफा हुआ है और पुलिस परफॉर्मेंस जो है राजेपुर और लादी गैंग के खिलाफ जो ऑपरेशन पुलिस ने किया है, उसने पुलिस के दामों की कलई खोल दी है। पता लग गया है कि पुलिस ऑपरेशन में नाकाम हो चुकी है, ये पुलिस के बस की बात नहीं है और रेंजर्स को और दीगर इदारों को तलब किया गया है। इससे आप देख लें कि पुलिस की परफॉर्मेंस क्या है। और मैं आपको ये बता दूं कि एडिशनल IG तैनात हो गए हैं, जराइम में कोई कमी नहीं है। एडिशनल IG तक जो है लोगों की रसाई ही नहीं, ये पता नहीं उनकी पॉलिसी का हिस्सा है या उनके जो सबॉर्डिनेट काम उनके साथ काम करते हैं, उन्होंने एडिशनल IG तक रसाई नामुमकिन बना दी है। जब आवाम की एडिशनल IG तक रसाई नहीं होगी तो उन्हें तो फिर मसाइल क्या हाल होंगे? मसाइल क्या हाल होंगे? बिल्कुल इजाज़ तरीन साहब, वक्त हमारे पास चूंकि बिल्कुल कम है, यकीनी तौर पर आप जो बात बताना चाह रहे हैं वो उसका एसेस जो हमारे सामने आ गया, बहुत शुक्रिया। ये चूंकि अब लास्ट मिनट है इजाज़ तरीन साहब, लेकिन ये बात वाज़ेह हो गई है कि वहाँ पे एडिशनल IG की तैनाती के बावजूद भी ये मसाइल तो हल नहीं हुए। ऑपरेशन पंजाब में अख्तियारात का मसला है कि किसी ब्यूरोक्रेट्स के पास अख्तियारात नहीं है, वो सारे लाहौर में हैं। इसी तरह जो एडिशनल IG वहाँ लगे हुए हैं उनके पास भी कोई अख्तियारात नहीं है, वो सारे अख्तियारात वहाँ हैं। इनकी वजह से मसाइल जो हैं। दूसरी बात यह है, बदकिस्मती ये हमारे जनूबी पंजाब में कि ये जितने अफसरान यहाँ से लाहौर से जाते हैं ये लोगों को मिलते नहीं हैं। ये एडिशनल IG हों, RPO हों, कोई मैं मतलब सुबह से लगा हुआ था RPO डेरा गाजी खान से बात करने के लिए, उनके फ़ोन बंद हैं, उनके ऑफिस वाले नहीं बता रहे, उनके PRO साहब मसीउल्लाह साहब कहते हैं जी वो जवाब ही नहीं देना चाहते। भाई अगर जवाब नहीं देना चाहते तो कौन जवाब देगा इसको? कौन बताएगा इस कौम को कि लादी ग्रुप क्या कर रहा है, उसके खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है? इतने दिन हो गए ऑपरेशन हो रहा है, क्यों नहीं को बंदा पकड़ा गया? क्या मसला हुआ? रेंजर्स को बुलाया गया, वहां बिजी हो ऑपरेशन में, एडिशनल IG भी वहां बिजी हो, इसलिए ये सारे लोग जो हैं जब वहाँ जाते हैं तो इनके ये लोगों से नहीं मिलते। जब ये लोगों से नहीं मिलते तो हमारे जो गरीब लोग हैं वो बहुत परेशान होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और चीफ मिनिस्टर पंजाब को इस पर कोई तवज्जो देनी चाहिए और इनके दरवाजे दफातर के खोलने चाहिए आम लोगों पर। बिल्कुल, इसी के साथ ही नाज़रीन आज का प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। एतजाज़ तकीर से जातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।